चाय पे चर्चा के लिए आज इंदौर से मैं जय व्यास आपके सामने हाजिर हूँ। इंदौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ 89 से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आया है और कांग्रेस काफ़ी कोशिशों के बाद भी यहाँ पिछले 35 सालों से अपना सांसद नहीं भेज पाई है। देवी अहिल्या की नगरी कही जाने वाली इंदौर स्वच्छता में भी लगातार 7 बार से प्रथम आ रही है, यानी यहाँ के लोग जागरूक हैं और उसके नाते यहाँ के मतदाता भी जागरूक हैं। हमारे साथ कई सारे युवा मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट देश का भविष्य कहा जाता है और भारत सबसे ज़्यादा जवान लोगों का देश है। इसके ज़रिए इन लोगों का मत जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, आने वाले जो आम चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? प्रथम पॉइंट बोलूँ तो मैं जैसे हमारी जब देश की जो हमारे इंदौर की बात करते हैं, हमारे शहर की जो पहले सड़कें थी आज से पुराने समय में, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। लाइक हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से 10-12 किलोमीटर भी ट्रैवल करना तो आधा 1 घंटा लगता था। अब क्या है, अगर कहीं ट्रैवल करना है 10 किलोमीटर भी ट्रैवल करना तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। ट्रैवलिंग ईजी हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको बेनिफिट्स भी हमारे शहर में मिले। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा इंदौर शहर पिछले 7 सालों से लगातार नंबर बना रहा है। ये भी कोई ऐसे ही थोड़ा ना हुआ है, पहले भी लोग साफ सफाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे जो शहर, हमारे जो क्या बोल सकते हैं, मेयर बोल सकते हैं, या जो भी हमारा प्रशासन था जिसने हमारे देश के, हमारे शहर के नागरिकों को जागरूक करा है, उन्हीं की मदद से हो पाया है। तो मैं ऐसी सरकार चुनूंगा जिसने हमारे इतनी सारी चीज़ों में हमारे शहर को डेवलप किया है। तो आप बताइए, अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मुद्दे होना चाहिए देश के और इंदौर के? सर, काफ़ी सारे मुद्दे रहने वाले हैं, जैसे विकास हो गया, एजुकेशन हो गया, रीति रिवाज, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप किस हिसाब से मायने रखता है सर? सबसे पहले मैं विकास मायने रखेगा देश का, किसमें कितना विकास हुआ है। डिजिटल इंडिया हो गया, रोड वगैरह हो गई, एजुकेशन वगैरह हो गई। पहले लोगों को कुछ केस लेके घूमते थे, आज ऑनलाइन हो गया तो सब फ़ोन से ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र वगैरह कर देते हैं। एजुकेशन में भी जो क्लास से लोग स्टूडेंट्स अलग अलग शहर जाते थे एजुकेशन लेने के लिए, कोचिंग वगैरह, तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल से ही क्लासेस वगैरह लगने लग जाती है। तो तकनीकी विकास, हाँ, तकनीकी विकास भी काफ़ी मायने रखता है। आप बताइए, इस वक्त देश में जो हालात हैं उनको, किन हालातों को देख के चुनाव का माहौल चल रहा है और आपके मुताबिक क्या मुद्दे ज्वलंत हैं देश में? जो हमारे यहाँ पे अभी माहौल चल रहा है, जैसे कि अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें लोगों को चलता रहता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए। दोनों साइड के पक्ष रहता है, दोनों साइड के पक्ष अपने अपने बारे में बताते हैं, किसी को कोई सही लगता है, किसी को कोई सही लगता है। पर हमें इस बार खुद को देख के नहीं, हमें देश को देख के वोट देना है कि जो हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है। जैसे इतने सालों का आप विकास देख ही रहे, राम मंदिर, आप इंदौर की बात ले ले, सड़कें, जैसे कि भैया ने बताया, बाहर बैठ के ये देखना कि किसको क्या समस्या है वो नहीं हो पाता, इसलिए लोगों के बीच में आना पड़ता है। और जो सरकार बीच में आई उन्होंने काम किया भी, और आगे चल के भी हम यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमारे सारे काम हो जाए और आगे चल के भी और डेवलपमेंट हो, हमारी और भी एजुकेशन पॉलिसीज़ बढ़े, जो भी समस्या आ रही है पब्लिक को दूर करे। अब यूँ कहना है जैसे कि अभी जातिवाद का बहुत चल रहा है, तो अब जो जातिवाद की बात कर रहे हैं कि जातिवाद को दबा रहे हैं, दूसरे कम्युनिटी को दबा रहे हैं, तो दूसरी कम्युनिटी भी यहीं रह रही है और आप उनसे भी बात करेंगे तो वो भी खुशी रह रहे हैं। सब साथ यहीं मिलकर ही रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। जो बोलने वाले रहते हैं वो गलत बोलते ही है, माइनस नेगेटिव पॉइंट दिखाने के लिए। बिल्कुल, आपने जातिगत राजनीति का जिक्र किया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश में जातियों का अलग ही उन्होंने वर्गीकरण किया। उन्होंने महिला, किसान और बेरोजगार, इन सबको एक जाति माना है। गरीब, इनका उत्थान को लेकर के बातें की हैं। क्या विचार रखते हैं आप इस बात को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं फर्स्ट टाइम सांसद के लिए वोट दूंगा, तो मैं इन बातों को नज़र में रखूंगा कि जो हमारे राष्ट्र हित में, छात्रों के हित में और सर्वप्रथम जो हमारे धर्म के हित के लिए कार्य करेगा, मैं इसी सरकार को चुनूंगा। और मैं लगातार इतने सालों से यह देखते आया हूं कि इतने सालों में इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सपोर्ट करा है। उनने छात्रों के हित में भी कार्य करा है, उनने धर्म के हित के लिए भी काम करा है, उनने देश हित के लिए भी काम करा है। तो मेरा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। आप बताइए, देश का जो चुनाव हो रहा है वो उनमें क्या मुद्दे हैं और इंदौर के क्या मुद्दों को आप ध्यान में रख के वोट करेंगे? जैसा कि देखा जा रहा है, अभी
बहुत हिंदुत्व को सपोर्ट किया जा रहा है और उसी पे ज़्यादा किया जा रहा है। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो उसमें भी लोगों को अपने सनातन धर्म के प्रति बहुत उत्तेजित किया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है और उसके बेसिस पे सब लोग जागरूक हो रहे हैं। और हमारे समाज में जो हम कल्चर पीछे छोड़ के आए थे वो आज वापस आ रहा है और उस पर हम लोग क्या सब बहुत अच्छे से मतलब अपने दिल से और अच्छे से काम कर रहे हैं, जो भी हमारा धर्म है उस पर, और हम उसको लेकर के अपना जो पास का कल्चर था वो वापस हम ला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं समाज को। और हमारे जो भी है, जैसे कोई भी रिलीजन होता है उसको सब बढ़ावा दे रहे हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी कर रहे हैं। तो देखा जाए सनातन को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी लोग वोट करेंगे, उनके ऐसे विचार हैं और भी लोगों से जानते हैं। आप बताइए देश में क्या मुद्दे ज्वलंत हैं आपकी नज़र में, और आप क्या मन में आपके चल रहा होगा जब आप वोट देने जाएंगे? सब मेरे मन में यही चल रहा है सर कि विकास हो गया, जाति धर्म वगैरह A to Z जो भी होता है वो काफ़ी सारे मुद्दे होंगे। काफ़ी आज की जनरेशन को देखेंगे तो जो विदेशों में भी अपनी जो रीति रिवाज है, अपना धर्म है, काफ़ी सारे लोग अपना रहे हैं और दैट्स इट। तो देखिए आप बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव के हिसाब से राष्ट्रीय मुद्दे कौन से होना चाहिए, किन पर ध्यान में रख के चुनाव होना चाहिए? मैं अपनी आखिर व्यक्तिगत राय बताऊँ ना, जैसे तो दो मुद्दे अभी बहुत बड़े हैं। एक तो पहले एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूँगा कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन देश के लिए। देश जीवन से बड़ा होता है और जब हम युवा मिट जाते हैं ना तब देश खड़ा होता है। आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कई वर्षों पहले हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहाँ से युवाओं को पढ़ने के लिए इंदौर आना पड़ता था। पढ़ाई की वहाँ उत्तम व्यवस्था नहीं थी। आज इतनी शानदार व्यवस्था उन ग्रामीण क्षेत्रों में कर दी गई है कि वहाँ के बच्चे को, वहाँ के छात्र को इंदौर आने की आवश्यकता नहीं है। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, कुक्षी, मनावर तक इतनी बढ़िया कॉलेज है, स्कूल है, कोचिंग्स भी वहाँ शुरुआत हो चुकी है। तो और हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलती है कहीं और छात्र का सिलेक्शन होता है तो इंदौर से ज़्यादा छात्र हमारे उस ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमें बहुत गर्व होता है। इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो विकास उस क्षेत्रों में किया है, पहला मुद्दा तो शिक्षा का हो गया। और दूसरी बात करूं, कई वर्षों पहले धार्मिक लड़ाइयाँ बहुत होती थी इस प्रदेश में। अब दोनों धर्म, हिंदू मुस्लिम, सब दोनों इस देश में रहते, दोनों ही अपने हैं। कहीं ना कहीं हमारी त्योहारों को बढ़ावा जो दिया गया है, आज मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े होकर उसको स्वागत करते हैं। ये देखने का एक अपनत्व का भाव जो इस प्रदेश में, इस देश में बढ़ रहा है। और हिंदुओं की जब यात्रा निकलती है, हमारी कावड़ यात्रा निकलती है, तो कई मुस्लिम भाई खड़े होकर उसको पुष्प वर्षा से स्वागत करते हैं। ये जो अपनेपन का भाव इस प्रदेश में बढ़ा है, तो ये पूरा का पूरा श्रेय मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और हम युवा पूरी तरीके से सहमत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। ये जो अपनेपन का भाव बढ़ा है तो मैं सहमत हूँ। और इस प्रदेश में दोनों आखिर चार जातियाँ जो भी धर्म रहते हैं, हर धर्म का अपने त्यौहार रहते हैं, तो सबको मनाने का अधिकार भी उनका अपना अधिकार है। तो मेरा तो यही मानना है कि बढ़ावा दूंगा मैं भारतीय जनता पार्टी को। अपनेपन का भाव बढ़ाया उन्होंने। हाँ, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में कई सारे शहरों में दंगे फसाद होते थे, उन पर नियंत्रण लगा है, वो कम हुए हैं, ये बात तो जग जाहिर है। आप बताइए, महिलाओं के लिए सारी पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं। आप चूंकि एक महिला हैं तो आप किन मुद्दों को रख के वोट करेंगी, या देश के क्या मुद्दे होना चाहिए चुनाव में? मैं मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो अगर पहले जैसे हम सुनते थे कि गर्ल्स को सेफ्टी नहीं है, अगर वो कहीं दूर से आ रही है, अभी मेरी कितनी फ्रेंड्स जो एक घंटे दूर से आती है, जो सिटी बस में रोज़ ट्रैवल करती है, आज वो भी सेफ फील करती है जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी पार्टी। एंड अगर ऐसे देखें तो अगर किसी को दूर भी जाना है, आज हमको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम आराम से जाके कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके, महिला पुलिस स्टेशन में जाके कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो कभी हमको अनसेफ का ही फील नहीं हो रहा है। पहले हम सुनते थे आतंकवादी जो होते, बॉम्ब ब्लास्ट होते, अब अगर ऐसा कहीं सुनने में नहीं आ रहा है, मतलब हमने तो आज तक अभी नहीं देखा है, सिर्फ सुनने में ही आया है। एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमने कहीं नहीं देखा है, तो मेरा वोट भी इसी को सब देखते हुए ही जाएगा। तो देखिए, अलग अलग मतदाता हैं, अलग अलग उनके विचार हैं, और भी गर्ल्स से हम बात करेंगे उनसे। आप बताइए,
मोदी को हटाने के लिए सारे दल एक हो रहे हैं, इंडी गठबंधन बन रहा है, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? जो सच्चाई और अच्छाई जो होती है उसको कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे वो कभी नहीं दबेगी। आप कितने भी कोलैबोरेशन कर लें सभी पार्टीज़ के साथ या कुछ भी, लेकिन जो सरकार ने देश के लिए काम करा है और देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म विजन जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे जो बाकी देशों से रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं सही हुए हैं और जिसके कारण हमारे देश में कितनी कंपनियां ऐसी बड़ी हैं जो अपने देश इंडिया में कहीं ना कहीं अपना सेटअप जमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं एज अ यूथ एज अ स्टूडेंट मैं चाहती हूँ कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट लगे या कुछ, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ ये चीज़ कि हमारे देश में कई कंपनियाँ सेटअप हो रही जिसके लिए हमारा फ्यूचर हमको ब्राइट दिखता है। सेकेंड चीज़ जो हमारे देश में डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक पहले को देखते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले हमको इतना सुनने को नहीं मिलता था कि हमारे देश में ये और हमारे देश, अब हमको ये सुनने को मिलता है कि हम स्मार्ट सिटी बन रही है, मेट्रो बन रही है। मेट्रो का पहले 70 साल से नामो निशान नहीं था, कभी इस चीज़ पे कभी डिस्कशन कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हमारे यहाँ तक कि इंदौर तक में मेट्रो आने वाली है। सेकेंड चीज़ देखा जाए तो सिटी बसेस जो हमारे लिए मेनली वुमेन्स को कहीं ना कहीं गाड़ी वगैरह में थोड़ा उनको दिक्कत रहती है जो भी कुछ, तो सिटी बसेस का जो हमारे लिए एक प्रबंध किया गया है जिसमें वो चलो आप जैसी स्कीम्स वगैरह लाए जिसमें हमको मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। उसके अलावा भी जो हमारे जो जैसे महिलाएं जैसे उनके साथ कुछ भी हो जाता है, रात को दुर्घटना हो रही है, इतना कुछ बड़ा एक्शन नहीं होता था, लेकिन जब से हमको ये सरकार मिली है और तुरंत जो एक्शंस होते हैं उसके कारण हम खुद को सेफ फील करते हैं और हमको स्टेशन वगैरह में अपनी कंप्लेन वगैरह लिखाने में भी कोई समस्या नहीं होती है। और ये गवर्नमेंट वुमेन्स को भी जो इनने कहीं ना कहीं एम्पावर करा है आरक्षण देके या जो भी कुछ देकर, उसके कारण हम खुद को सही फील करते हैं। और एज अ वुमेन और एज अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से जो अभी पार्टी है उसी को आगे और 10 साल 20 साल और रहना चाहिए। चाय पर चर्चा में आज हम इंदौर के युवाओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि युवा आने वाले देश का भविष्य होता है और आने वाले 50 सालों की दिशा और दशा निर्धारित करता है किसी भी देश का युवा। तो मेरे साथ और भी युवा हैं, आप बताइए लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, देश में क्या मुद्दे होना चाहिए और आप किन बातों को रख के ध्यान में वोट करेंगे? देखिए, पहला मुद्दा मेरा होगा कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके लिए कोई भी सरकार या कोई भी अपोजिशन पार्टी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। तो जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में प्लान बताएगी, ये नहीं कि सिर्फ लिख दिया ऊपर हवाई बातें कि क्लाइमेट चेंज के हम ऐसे सुधार देंगे। क्लाइमेट चेंज पे आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी बचाओगे, कैसे बचाओगे आप, वो सब चीज़ें प्लान आपको बिल्कुल निर्धारित करके जनता के सामने रखना होगा। और हंसदेव के जो जंगल काटे जा रहे हैं उस पर भी आपको प्रॉपर प्लान बनाना होगा। और ऐसा नहीं है कि एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी प्रॉपर, आप सोलर एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी कैसे आप साइंटिस्ट की मदद लेके प्लान बना सकते हैं। और जो लद्दाख का जो छठे शेड्यूल में लद्दाख को लाना चाहिए और सोनम वांगचुक जी से सरकार को चर्चा करनी चाहिए इस पर। तो आपके बताए मुद्दों को अधिकृत मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करता है कोई भी राजनीतिक दल, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, मैनिफेस्टो में शामिल आप वो करेंगे, करा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ डाल रखी है, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्टो में ये चीज़ डालने से कुछ नहीं होगा, उनको ये प्लान बताना होगा अपना कि वो किस आधार पर इसको लागू करेंगे। सिर्फ लिख देने से कि हाँ मैनिफेस्टो में, हम हर कोई लिख देगा ऐसे तो हर पार्टी आके, प्रॉपर प्लान होना चाहिए उनका, तब जाके मैं सेटिस्फाई होऊंगा, तब जाके उस पार्टी को वोट के लिए वोट करूँगा उसको। जी धन्यवाद। आप बताइए देश में अभी क्या मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको सारे राजनीतिक दल छोड़ रहे हैं? पहले मैं इनकी थोड़ी बात को काट सकता हूँ। जैसे कि मेरे मित्र ने कहा कि सरकार पृथ्वी के तापमान के लिए कुछ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार ने खुद यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि हमारा 100 साल का एक डिवाइस प्लान है, हम लोग नेट कार्बन जीरो कंट्री बनेंगे और बनेंगे, जल्दी बनेंगे, क्योंकि आज ग्रीन एनर्जी पर काम हो रहा है, सोलर एनर्जी इसमें सरकार इन्वेस्टमेंट डाल रही है, सरकार विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट डाल रही है। मैं जिस गाँव से आता हूँ उस गाँव में पहले बिजली आती थी कोयले के थ्रू, लेकिन अब हर जगह उस पूरे गाँव में विंड एनर्जी के लिए पूरे के पूरे प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ पे विंड मिल्स लगा रखे हैं। तो ये तो सरकार ने इस मैनिफेस्टो को तो अपना पूरा कर ही रही है। सरकार ने कहा है कि 2047 तक हम नेट कार्बन जीरो कंट्री बन के दिखाएंगे और नेट कार्बन जीरो की ओर हम अग्रसर है। दूसरी बात इन्होंने जो कही है सोनम वांगचुक वाली, लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है या बॉर्डर यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर इतनी आसानी से 6th शेड्यूल लागू करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वहाँ पर डेवलपमेंट करना हमारे
हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है और उस बॉर्डर इलाके में हमारे पास सरकारी तौर तरीके, सरकार के जो भी डिफेंस के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं या एयर स्ट्रिप वगैरह बनाना वो बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर वो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम हर बार ट्राइबल्स को देखे जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम मणिपुर की बात करें, एक आम मणिपुर वाली बात में तो मैं सरकार के साथ डिसएग्री करता हूँ, लेकिन हमसे बड़े बड़े लोग वहाँ पर IAS ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, वो सब बैठे हैं, वो सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। लेकिन एक आम जनता की सोच तो यही होगी ना कि सरकार मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से बस इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी प्लीज़ मणिपुर के बारे में कुछ कीजिए। और रही बात अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर का जो सरकार ने मैनिफेस्टो में, इतने सालों से मैनिफेस्टो चल रहा था, उस मैनिफेस्टो को कंप्लीट किया और सरकार ने उस राम मंदिर को बनवा के दिखाया। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी सरकार ने बनाया, बट राम मंदिर के लिए जितना सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी ने करी है तो पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी ने ही करी है। आर्टिकल 370 वो भी हटाया और आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर हैज़ सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमोंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पर अब तो प्लानिंग चल रही है कि वहाँ से एफस्पा हटा दें फटाफट। अब एफस्पा हटेगा तो वहाँ पर मोर इन्वेस्टमेंट आएगी, विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की तो अभी IIT बॉम्बे का केस ले लेते हैं, लाइक 36% वहाँ पर, यानी लगभग 700 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला इस बार। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला कि सरकार की गलती थी। गलती ये भी हो सकती है शायद वो रिक्वायर्ड स्किल अब मैच नहीं हो पा रही हो। सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि और स्किल्स बढ़ाई जाए, बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और रही बात सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो सकता है कि चाइना हमारे देश के इलेक्शंस को हैक करे। अब सरकार बस इतना करे कि जो कॉमन मैन है उसकी सोच को हैक ना कर पाए, कॉमन मैन सिर्फ डेवलपमेंट के आधार पर वोट दे पाए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिलीजन के आधार पर वोट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफा कानून या सेक्युलरिज्म सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही सेक्युलरिज्म को फॉलो करें। तो इसमें अगर हिंदू अगर अपना फ़ायदा देख रहा है और अगर उनके जो कोर वोटर्स है, जो 10 करोड़ वोटर्स हैं बीजेपी के, अगर वो बीजेपी को धर्म के आधार पर वोट दे रहे हैं, इसमें मेरे को कुछ गलत नहीं दिखता। धन्यवाद। आप बीच में कुछ कहना की कोशिश कर रहे थे। कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा क्लाइमेट चेंज के बारे में सरकार कर रही है। 2070 तक क्या हम बचेंगे? क्या पृथ्वी पर मानव जीवित रहे? क्या इतनी हर रोज़ आप देखिए, हम बात कर रहे हैं ना, इतनी देर में हज़ारों की संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो रही है। 314 दिन 365 में से इस साल एक्सट्रीम वेदर के रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सट्रीम जब हम 2070 तक पहुँचेंगे तब तक हमें ख़त्म ही हो जाएंगे। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या कार्बन जीरो नेट जीरो कार्बन करेंगे? जब पूरी दुनिया अगर साथ आ सकती है ओजोन लेयर को नॉर्मल करने के लिए, और आज जब हम इस प्रेजेंट डे को देख रहे हैं तो ओजोन लेयर वो पूरी तरह से अंटार्कटिका के ऊपर रिपेयर हो चुकी है। अगर हम वो कर सकते हैं तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये वही कहना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे मुद्दे बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं जो आम मतदाता या आम व्यक्ति के दिमाग में आ ही नहीं है। तो एकदम एक्सक्लूसिव टाइप के विचार लोगों के पास हैं। आप बताइए, लोकसभा चुनाव में आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, या जो आप उम्मीदवार चुनने जाएंगे उसमें क्या देखेंगे आप? मैं इस बार ये देखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने पिछली बार 2 करोड़ नौकरियों का दावा किया था लोकसभा चुनाव में, वहीं उसमें से अभी तक कोई रुझान नहीं आया है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है और एक तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जिस प्रकार से उन्होंने इंक के माध्यम से जो घोटाला किया, फिर वहीं CGI चंद्रचूड़ जी ने इस पर फैसला लिया और उस पर फिर वापस से सरकार बनी। और इसमें जो राम मंदिर का मुद्दा है विशेष, उसमें ऐसा है कि राम मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, न कि भाजपा के उनसे बना है, और जो बना है वो जनता के पैसों से बना है। जैसे भाजपा दावा करती है कि राम मंदिर हमने बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को षड्यंत्र किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। HM का मुद्दा किया जा रहा है जैसे कि, और बढ़ती जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उस पर कहीं ना कहीं बेरोजगार भी लोग बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी कोई काम नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात थी तो वो भी नहीं हुआ है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ, उस पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू जो सिलेक्ट हुआ उसको हटा दिया और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसको वापस सिलेक्ट करवा दिया। तो आपके जो आरोप हैं वो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार
सरकार, किस पार्टी की सरकार उन्हें पूरा कर पाएगी? बदलाव चाहती है सरकार तो। नहीं, बदलाव मतलब क्या? जैसे कि अभी तक भाजपा का शासन था जिसमें भ्रष्टाचार देख चुके लोग, हिट एंड, अभी जो ड्राइवरों की हड़ताल थी, किसान कहीं ना कहीं परेशान है। यही मध्य प्रदेश सरकार ने बोला था कि चुनाव होते ही हम 2700 रुपये गेहूँ का करेंगे, तो वही 2300 रुपये में ले रहे हैं, 2200 रुपये में ले रहे हैं, और गाँव में तो 1700 रुपये में ही ले रहे हैं। हमारे धार डिस्ट्रिक्ट की बात है, वहाँ पर गेहूँ 1745 रुपये में खरीदी हो रही है, जबकि बात हुई थी कि 2700 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। कहीं ना कहीं किसान परेशान है और बराबर में ही हो रहा है। जैसे कि किसान जो खेती करता है, फसल उगा के बेचता है, वो पूर्ण रूप से वापस से उसी में जितना बोया उतना ही आया वापस। नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि वर्तमान सरकार आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही, तो अब किसको सरकार बनाना चाहेंगे आप? मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ इस मामले में, सारे छात्रों के माध्यम से। ठीक है, आप बताइए कि आप जो लोकसभा चुनाव में आप वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखें, किन राष्ट्रीय मुद्दों और किन स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट डालेंगे? जी, मैं ध्यान रखूँगा सबसे पहले तो गुंडागिर्दी के मुद्दे का। जैसे कि हमने देखा गया कि बिहार और बंगाल में कितनी ज़्यादा गुंडागिर्दी फैल चुकी है। जब बात कर ले कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो खुलेआम गुंडागिर्दी को सपोर्ट कर रही है, जैसे बंगाल में देखा गया तो दीदी के लोग हैं, वो जाके वोट कैप्चर कर लेते थे, वो कर लेते थे। लेकिन आज जब बीजेपी कार्य कर रही है, जैसे वन वोट वन नेशन वन इलेक्शन का भी प्रावधान है, ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है। इससे जो लोकल पार्टियां जो गुंडागिर्दी करके या वोट कैप्चर करके या कुछ भी जनता को प्रलोभ लेके जो वोट गेन कर लेते थे, उन सब पे लगातार रोक लगी। और जो एक काला धन की बात थी, जो कुछ पार्टियां जो थी जो सिर्फ अपना जेब भरने में लगी थी, कि उनको सिर्फ अपने जेब से मतलब था, उनको कोई मतलब नहीं कि जनता का विकास हो रहा है कि नहीं, अपना मनी इकट्ठा करो और फॉरेन में जाकर जमाओ। तो और जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी को भी सजा हुई है, सजा नहीं लेकिन उन पर पूछताछ तो हो रही। इतना तो किसी ने पार्टी ने करा है कि आप अगर चीफ मिनिस्टर भी गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये सब कार्य कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं करे। और आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, तो सेकुलरिज्म को लाया कौन था? सेकुलरिज्म को लाई कांग्रेस पार्टी थी। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। नहीं तो आज यूरोप से भी बड़ा हमारा भारत होता, अखंड भारत होता। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में बांट दिया गया, बांग्लादेश में बांट दिया गया, और यहाँ तक कि अब तो वो कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की तरफ भी देखेंगे। तो मोदी जी ने उनको बोला है कि जो भारत की तरफ देखेगा, भारत की तरफ कोई बुरी नजर नहीं देख सकती है। इतना डंके की चोट पर अगर कोई कह पाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह पाए। उन्हें डंके की चोट पे कहा कि अगर कोई हमारे सिर की तरफ देखेगा, जम्मू कश्मीर की तरफ देखेगा, तो उसको छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये सब अगर पार्टी अगर कोई भारत में मतलब स्वतंत्रता से रह सकता है तो बीजेपी पार्टी वो वोट दे रही है। हमने पहले देखा कई तरीके से, जैसे कि हिंदू महिलाओं को फिसला कर लव जिहाद किया जाता था, वो अब उस पर रोक लगी गई। योगी जी ने खुलेआम बोला कि जो लव जिहाद करेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखा है कि जो अवैध तरीके से अपने घर बना लेते थे, वो कर लेते, उन पर बुलडोजर चलाए गए। तो ये सब काम सिर्फ बीजेपी की पार्टी कर सकती है, और कोई पार्टी में इतना दम नहीं है। और जो आर्टिकल 370 हटा है, वो एक बहुत बड़ी जीत है पूरे अखंड भारत के लिए, क्योंकि 370 एक ऐसा मुद्दा था, कोई भी पार्टी इसको हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जानते थे कि जम्मू कश्मीर में अगर 370 हटा तो बहुत बड़े दंगे हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने डंके की चोट पे 370 हटाया। ये सब काम अगर कोई पार्टी बिल्कुल ईमानदारी से कर रही है, बिना डरे कर रही है, तो बीजेपी पार्टी कर रही है, तो बिल्कुल हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बीजेपी ने भेजा और किसी मुख्यमंत्री को नहीं भेजा। पहले कांग्रेस के ज़माने में भी लालू यादव जेल जा चुके हैं। लेकिन एक अभी प्रेस में ये ज्ञापित किया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से अपनी पार्टी नहीं चला पाएंगे। और लालू जी का हमने ये देखा है कि लालू जी बिल्कुल जेल से आराम से उनके कर रहे थे, चारा घोटाला करा, फिर भी आराम से उनकी पार्टी चली जा रही थी। अभी आरजेडी पार्टी आई थी तो फिर लालू जी बाहर आ गए थे। तो ये सब कहीं ना कहीं जैसे पावर में आते हैं ना, इनकी पावर का दुरुपयोग करना ये लोग चालू कर देते हैं। बिल्कुल। तो देखो, युवाओं का कहना है कि जो भी सत्ता में आता है, पावर में आता है, पावर का दुरुपयोग शुरू कर देता है। और कहीं ना कहीं मिले जुले विचार हमें देखने को मिले इंदौर के युवाओं के चाय पे चर्चा के दौरान। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।